हाँ जी। तो अभी एक एग्जांपल्स आप खुद कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। मसलन आपने रिमान सम फाइंड करना, उसका टेकन सैंपल पॉइंट टू बी राइट एंड पॉइंट्स, इंटरवल 0 से 3 n 6 है। तो सबसे पहले आप डेल्टा एक्स फाइंड करते हैं, n आपको दिया और 6 है, तो b माइनस ए और n होता है, a0 b3, तो डेल्टा एक्स हाफ हो गया। अब आप अपने पॉइंट्स जनरेट कर लो। पॉइंट्स कैसे जनरेट करते हैं, एक्स नॉट आपका a होता है, इसलिए हमेशा एक्स नॉट आपका वो a ले लेंगे, और उसके बाद आपका जो x1 है वो a प्लस डेल्टा एक्स होता है। a में एक डेल्टा एक्स ऐड करें, a आपका 0 है, तो डेल्टा एक्स आपका हाफ आया, 0 में हाफ ऐड करें तो x1 आ गया, फिर x1 में हाफ ऐड करेंगे तो x2 आ जाएगा। हर पिछले पॉइंट में डेल्टा एक्स ऐड करते हैं, अगला आता जाता है। x नॉट में हाफ ऐड किया तो x1 आ गया, x1 में हाफ ऐड करें x2 आ जाएगा, x2 में हाफ ऐड करें x3 आ जाएगा। इस तरह से आप चलते जाएंगे, और n आपका कितना n6 है, आप x6 तक जाएंगे, x5, और फिर जब x6 पर जाएंगे तो उसको b बन जाना चाहिए। तो ये देखें x6 भी 3 और b भी आपका 3 है। तो इस तरह से ये चीज़ बन गई। अब रीमान सम का फार्मूला ये वाला R6, चूंकि 6 आपने लिया तो ये 6 रेक्टेंगल्स का सम आएगा, R6 I 1 to 6 f of x I डेल्टा एक्स। अच्छा, अब आपके पास ये है, तो उसने ये कहा कि आपने दूसरा एंड यूज़ करना है। अगर वो दूसरे एंड कहे यानी राइट एंड यूज करना हो, तो आपका जो आई है ये 1 to 6 होगा। अगर वो कहे पहले एंड यूज करें, फिर आपका आई 0 से 5 होगा। समझ रहे, क्योंकि आपके जो पॉइंट्स हैं, इंटरवल्स बनते हैं, ये x0 है, तो उसके बाद आपके पास x1 होता है ना, ये x1 है, फिर इस तरह से ये x2 आ गया। इस तरह से चलते चलते आखिरी क्या हो गया, x6 होगा। अब अगर आप हर सब इंटरवल का दूसरा एंड यूज करते हैं, तो पहले का दूसरा एंड जो है वो x1 है, दूसरे का दूसरा एंड x2 है, तीसरे का दूसरा एंड x3 होगा, और आखिरी का तीसरा दूसरा एंड x6 होगा। यानी 1 2 3 4 5 1 से 6 तक समेशन होगी ये। अगर वो कहता है पहले एंड यूज करें, तो पहले इंटरवल का पहले एंड x0 है, दूसरे इंटरवल का पहला एंड x1 है, और आखिरी इंटरवल का पहला एंड फिर x5 होगा। इसका मतलब ये है कि फिर आपका जो आई है वो 0 से 5 तक जाएगा। तो ये बात नोट कर लें जो मैंने कही है। अगर आप लेफ्ट हैंड यूज करना है तो आई जो है 0 से n-1 तक होगा। अगर आपने राइट हैंड यूज करना है तो फिर आई आपका 1 से n तक होगा। ये इस मिशन में ये बात जहन में रखनी, जो सवाल में जिस तरह से कहे उस तरह से आपने करना। और अगर वो कहे सर फिर मिड हम पॉइंट, एक्स नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे? हाँ सर सर अगर एंड वाले का हम राइट का लेते हैं तो हम एक्स नॉट इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर? वो कैसे इस्तेमाल होगा, ठीक है सर। पहले इंटरवल का राइट हैंड x1 है ना, तो x1 इस्तेमाल होगा। राइट हैंड यूज करें तो x0 इस्तेमाल नहीं होगा, x6 तक जाएगा। लेफ्ट हैंड यूज करें तो फिर x6 इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि आखिरी इंटरवल का लेफ्ट हैंड x5 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास रीमान जी सम बन जाता है। अच्छा, इसी तरह से उसने दूसरे में क्या क्या आपको बी पार्ट में, बी पार्ट में कहते हैं इंटीग्रल एस इवेल्युएट करें। अभी आपने तो ये जो है इसकी इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट का मतलब कि आपने लिमिट फाइंड करनी है। अब आपने ये लिमिट वाला बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लिमिट एन पर आपने जो आपका रिमांड है उसे एन की शक्ल में बनाना है, ताकि आप उस पर एन की लिमिट अप्लाई कर सकें। जब भी वो कहे कि इंटीग्रल को आप बाय डेफिनेशन फाइंड करें रिमांड सम की मदद से, आपने पहले रिमांड सम की जनरल फॉर्म बनानी है, उस वो एन की शक्ल में होनी चाहिए, फिर उस पर ये आपने लिमिट लगानी, एन अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब मसलन यहाँ पर आपका एफ ऑफ एक्स आई, अब एक्स आई जनरल फॉर्म क्या है आपकी, आपको एक्स आई की जनरल फॉर्म चाहिए होगी। एक्स आई आपके पास है, जनरली जो आपके पास ये बनता है डेल्टा एक्स, वो था बी माइनस ए ओवर एन।
तो डेल्टा एक्स बी माइनस ए आपका 3 है, एन को उसी तरह से रहने। अब आपने एन की वैल्यू फिक्स नहीं करनी, जैसे पहले हमने एन 6 लगा दिया था, अब चूंकि हमने एन पे लिमिट लेनी, एन फिक्स नहीं करना, उसी तरह से इसको 3/n रहने दें। अब आपका पहला x0 0 हो जाएगा, x1 0 प्लस डेल्टा एक्स आपका 3/n है, ये 3/n हो गया। x2 क्या होगा, x1 प्लस 3/n, तो 3/n प्लस 3/n, तो ये 6/n हो जाएगा। x3 क्या होगा, ये x2 प्लस डेल्टा एक्स, तो 6/n प्लस 3/n। इस तरह से आप हर पिछले x में डेल्टा एक्स ऐड करें, अगला x आता जाएगा। और m अब यहाँ देखें, अब आप इस ये जो 3/n है इसको x1 से रिलेट करें, x6/n को x2 से, यहाँ 2 है तो ये 6 जो है ना आपका, ये देखें ये 2 टाइम्स 3/n है। x1 देखें तो 1 टाइम 1 डेल्टा एक्स है, x2 जो 2 डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स आपका 3/n, x3 आपका 3 डेल्टा एक्स है, तो एक्स आई जो होगा ये आई इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। और डेल्टा एक्स आपका 3/n है, तो इस तरह से 3i/n हो जाएगा, ठीक है। अब आपके ये जनरल फॉर्म है, इसमें आप एक्स आई की जगह 3i/n लगा दें, डेल्टा एक्स की जगह 3/n लगा दें। उसके बाद आपके एफ का फार्मूला देखिए क्या है, एफ का फार्मूला आपका x³ माइनस 6x, x³ की जगह 3i/n का क्यूब माइनस 6x में ये x के 3i/n हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास आखिर में ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। इसमें एन समेशन में जो है ये इंडेक्स आई है, जिस चीज़ में आई नहीं उसे आप समेशन से बाहर ले सकते हैं, तो उसमें ये समेशन अलग अलग कर लें, इस पर अलग और दूसरे पर अलग, और फिर आप इसको रीअरेंज कर लें, ये सम ऑफ क्यूब्स हो जाता है, ये सम ऑफ आईज हो जाता है, सम ऑफ एन हो जाता है। तो पीछे जो समेशन के रूल है वो आप यहाँ अप्लाई कर दें और सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपके पास एन की शक्ल में ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, एन अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो 1/n जहाँ कहीं वो 0 हो जाएगा, और आखिर में आपके पास ये इसकी लिमिट की वैल्यू आ जाती है। एक्सक्यूज मी सर, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं आ रही, अब आ रही है? हाँ सर क्यों? आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? हेलो, अब आ सर रही है? आवाज तो आ रही है। बच्चे आपके मसले ना हो, आपके इंटरनेट के मसला होगा, बाकी लोगों को तो आ रही है। अच्छा जी, तो इस तरह से ये आपकी एग्जांपल पूरी हो गई ना, ऐसे ही अब आप बाकी एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, ये इसी तरह से बाकी चीज़ें आप कर लेंगे, अब सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। अब ये इसको आपने एरिया की शक्ल में इंटरप्रेट करना है, ये भी सिंपल सर्कल की इक्वेशन से आप ये चीज़ें बना सकते हैं, ये लाइन से। अब आपने इसको एरिया से करना है, तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये देखिए, तो आपके पास ये सर्कल की इक्वेशन से ये बनता है y = 1 - x² यूनिट सर्कल। तो उसमें यूनिट सर्कल में तो आपका माइनस सेंटर इसका ओरिजिन है, तो यूनिट सर्कल तो माइनस एक्स के लॉन्ग भी -1 से 1 होता है, वाई के लॉन्ग भी -1 से 1 होता है, लेकिन उसने आपको एक्स की लिमिट दे दी 0 to 1। इसका मतलब ये है वो आपसे क्वार्टर सर्कल की बात कर रहा है, ये क्वार्टर सर्कल है, ठीक है। तो अब चूंकि हम कहते हैं, अब इस क्वार्टर सर्कल में जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो ये फंक्शन की वैल्यूज सारी नॉन नेगेटिव रहती हैं, इसलिए ये जो इंटीग्रल है ये एरिया अंडर द कर्व आ सकता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्कल है ये वाला, इसके एक्स एक्सिस के दरम्यान जो एरिया आता है ये पूरे सर्कल के एरिया का चौथाई है, और सर्कल का एरिया होता है πr², r इसमें रेडियस 1 है, तो ये पाई हो गया इसका एरिया, तो चौथे हिस्से का एरिया π/4 हो जाएगा। जिस तरह से आप डायरेक्टली इस इंटीग्रल की वैल्यू कह सकते हैं π/4 आती है, तो ये देख ले π/4 है। इसी तरह से ये जो है इंटीग्रल है, इसका ये अंदर जो फंक्शन है लीनियर है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है। इंटीग्रेशन आपने करनी 0 से 3, 0 से 3 आपकी ये लिमिट्स हैं। आप एरिया अंडर द बिटवीन द एक्स एक्सिस और ये जो लाइन है इसके दरमियान उससे ले लें, जो ग्राफ लाइन के हिस्सा बिलो द एक्स एक्सिस है उसका एरिया अलग फाइंड कर ले, जो अबव द एक्स एक्सिस उसके नीचे एरिया अलग फाइंड कर ले। तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, जो एरिया ऊपर है वो माइनस जो एरिया नीचे, वो एरिया का डिफरेंस ले लेंगे, तो इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप एरिया की मदद से भी इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं। अगर फंक्शन ऐसा है कि उसके ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो आप आसानी से ज्योमेट्रिकली कंप्यूट कर सकते हो, तो फिर आप डायरेक्ट एरिया ले लें और वो एरिया उस इंटीग्रल की वैल्यू बन जाता है। मिड पॉइंट रूल में सिर्फ इतनी बात है, वो जो सैंपल पॉइंट से देखे उसने मिड पॉइंट्स चूज किए हैं,
मसला ith इंटरवल है, जैसे मैंने आपको बताया सैंपल पॉइंट आप लेफ्ट हैंड भी ले सकते राइट हैंड भी, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो इन दोनों की एवरेज होगा, दोनों को ऐड करके 2 में डिवाइड कर दो, तो ये देखो उसने सैंपल पॉइंट इन दोनों की एवरेज लिया और उसका नाम उसने एक्स आई बार रख दिया और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ सैंपल पॉइंट्स का चॉइस इसने चेंज किया हुआ। ठीक है, आप प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल की ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि आपका ए टू बी इंटीग्रल, आप उसका अगर इंटीग्रेशन की डायरेक्शन बदल दें, ए से बी की बजाय बी से ए कर दें तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और वो जाहिर है कि आपके पास ऐसा क्यों होगा, जब आप अगर फॉर एग्जांपल बी बड़ा है छोटा है तो आप डेल्टा एक्स लेते हैं ना, डेल्टा एक्स होता है बी माइनस ए ओवर एन, अगर आपने डायरेक्शन बदल दी तो फिर डेल्टा एक्स बन जाएगा ए माइनस बी ओवर एन, ए माइनस बी में ए छोटा है बी बड़ा है तो डेल्टा एक्स आपका नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए रिमान सम की हर टर्म का साइन नेगेटिव हो जाएगा अगर आपका फंक्शन नॉन नेगेटिव है तो। इस वजह से इंटीग्रल का रिमान सम का साइन बदल जाता है अगर आप ए से बी को बी से ए कर दें तो। ठीक है, और अगर आपकी इंटीग्रेशन ए से ए हो तो ए से ए में तो इंटरवल की विड्थ 0 होगी तो आपका डेल्टा एक्स 0 हो गया, जब डेल्टा एक्स 0 होगा तो रिमान सम की हर रेक्टेंगल का जो विड्थ था वो 0 हो गई, लिहाजा रिमान सम 0 तो इंटीग्रल भी 0। अच्छा, इसी तरह से इसकी ये प्रॉपर्टीज हैं कि आपके पास कांस्टेंट का आपने इंटीग्रल लेना है तो वो क्या होगा, वो सी इंटू बी माइनस, इसलिए जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो तो उसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, मसलन ये थ्रू आउट कांस्टेंट है ना। अब आप अगर आपकी उसकी डोमेन यहाँ से यहाँ तक है, ये ए से बी है, ये ए है और ये बी है, इसके नीचे जो एरिया है वो तो सिंपल सिंगल रेक्टेंगल बन जाएगा और वो आपको एग्जैक्ट इंटीग्रल देगा, और इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो पूरा इंटरवल है बी माइनस ए इसकी विड्थ है, और इसकी हाइट जो फंक्शन की कांस्टेंट वैल्यू होगी, अगर इसकी वैल्यू सी रहती है पूरे इंटरवल में जैसे कांस्टेंट है, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा बी माइनस ए इंटू सी, यही बात देख लें बी माइनस ए इंटू सी, ये इस इंटरवल की वैल्यू है क्योंकि आपका फंक्शन कांस्टेंट है। इसी तरह से दो फंक्शंस को सम करके उनके नीचे एरिया लो या अलग अलग के नीचे एरिया लेके उसे ऐड अप कर लो, ये एक ही बात है। तो इस तरह से बकायल पर ले होना। तो अब इस तरह से आपके पास कांस्टेंट है अंदर, तो अब ये कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, डिफरेंस का इंटीग्रल लेंगे तो वो हर एक पर, यानी जो इंटीग्रल है सम पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिफरेंस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और कांस्टेंट मल्टीपल भी डिस्ट्रीब्यूट, कांस्टेंट मल्टीपल बाहर आ जाता है। और इन सारे के प्रूफ्स यहाँ दिए हुए हैं, वो प्रूफ्स आप खुद कर सकते हैं, ये रिमान सम की मदद से प्रूफ्स करने इनके, लेफ्ट हैंड साइड के रिमान सम लें और ये देखें मसलन ये एक प्रॉपर्टी उसमें प्रूव की हुई है, तो अब इसमें जब आप रिमान सम लेंगे तो लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी और अंदर वाले फंक्शन की आइए तो सैंपल पॉइंट पर वैल्यू इनटू डेल्टा एक्स, ये समेशन अलग अलग हो जाएगी, ये लिमिट भी अलग अलग होगी क्योंकि अब एफ अपने तौर पर इंटीग्रेबल था, लिहाजा उसकी ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ये लिमिट उसके इंटीग्रल के बराबर होगी, और जी भी अपने तौर पर इंटीग्रेबल था, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और उसके इंटीग्रल के बराबर होगी। इस तरह से जैसे ये एक प्रॉपर्टी को रिमान सम की मदद से प्रूव किया गया है, इस तरह बाकी सब प्रॉपर्टीज को आपने रिमान सम की मदद से प्रूव करना है, इनको आपने रिमान सम से करना है। ये कांस्टेंट एरिया वाली तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपने तमाम कांस्टेंट एरिया वाली को भी और सब प्रॉपर्टीज को विद द हेल्प ऑफ रिमान सम प्रूव करना है जैसे इसने किया हुआ। अच्छा, इसी तरह से आप इन प्रॉपर्टीज को भी मसलन सम के इंटीग्रल लेना है तो आप इस इंटीग्रल को 4 पर अलग ले जाओ, 3x² पर अलग ले जाओ, फिर इसमें से 3 को बाहर निकालो जो कांस्टेंट मल्टीपल है, आप इसे यूं लिख सकते हैं। अब ये 4 यहाँ पर इसका इंटीग्रल, आप इस पे प्रॉपर्टी लगा लो कांस्टेंट फंक्शन वाली, ये आ गया, और इस पर आप लगा लो ये जो स्क्वायर का इंटीग्रल पीछे पढ़ चुका 1/3 आता है, तो वो आप यहाँ वैल्यू डायरेक्ट डाल दो, इस तरह से आप ये इंटीग्रल कंप्यूट कर सकते हो। ऐसे ही आप इंटीग्रल को सेपरेट, मसला आपने ए से बी तक इंटीग्रेट करना है तो एरिया अंडर द कर्व ही है ना इंटीग्रल, आप बीच में स्प्लिट कर दो किसी सी पर, पहले ए से लेके सी तक एरिया अंडर द कर्व ले लो, फिर सी से लेके बी तक एरिया अंडर द कर्व ले लो, फिर उन दोनों को ऐड कर लो तो वो वही आएगा जो पूरे कर्व के नीचे एरिया था। इस वजह से अगर ए से बी इंटीग्रेट करना हो
और आप ए बी के दरमियान को सी पॉइंट पे आ जाए तो सी पे स्प्लिट कर दो, इसे सी इंटीग्रेट कर लो प्लस सी से भी, तो ये एक ही बात है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से मसलन ये आपने इंटीग्रल, हाँ ये 0 से 10 और 17 ये आपको नोन है, 0 से 8 वाला नोन है, और आपको कह रहे हैं 8 से 10 तक का इंटीग्रल फाइंड करो। तो आप 0 से 10 को स्प्लिट करो, 0 से 8 प्लस 8 टू 10, तो 0 से 8 भी नोन है, 0 से 10 भी नोन है, 8 टू 10 की वैल्यू इसी इक्वेशन से फाइंड कर लो। ऐसे कंपैरिजन प्रॉपर्टीज हैं, अगर एक फंक्शन नॉन नेगेटिव हो तो उसका इंटीग्रल भी हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। इस तरह से अगर एक फंक्शन बड़ा है दूसरा छोटा है, तो बड़े फंक्शन का इंटीग्रल बड़ा होगा, छोटे का इंटीग्रल छोटा होगा। क्यों? तो बड़े के कर्व ऊंची होगी, उसकी वैल्यूज बड़ी हो, उसके नीचे एरिया ज्यादा आएगा, छोटे की कर्व नीचे होगी, एक्स एक्सिस के ज्यादा करीब होगी, उसके और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया कम होगा, जिसकी वजह से बड़े का इंटीग्रल बड़ा हो जाएगा, छोटे का इंटीग्रल छोटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर एक फंक्शन है वो उसकी लोअर बाउंड स्मॉल एम है और उसके अपर बाउंड कैपिटल एम है पूरे इंटरवल में, तो फिर इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो ऐसे समझ ले, मसलन ये एक फंक्शन है ना, ये इंटीग्रल है, इसकी मिनिमम वैल्यू ये वाली है, ये खड़ी स्मॉल एम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये खड़ी, ये इतनी हाइट है, इसको आप कैपिटल एम कह लें। अब आप ये देखें, अगर जो मिनिमम वैल्यू है इतनी हाइट की, मैं पूरे इंटरवल पे रेक्टेंगल बना लूँ, तो ये रेक्टेंगल बनती ये यहाँ ये वाली, जिसकी विड्थ बी माइनस ए और इसकी हाइट एम है, स्मॉल एम है, इसका एरिया बन जाता है बी माइनस ए इंटू स्मॉल एम। इस तरह से जो मैक्सिमम हाइट एम है, अगर इतनी हाइट की रेक्टेंगल बनाओ पूरी, तो वो ये बनती है, जिसकी विड्थ बी माइनस ए और हाइट उसकी कैपिटल एम है। और जो एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व है वो ये बीच में शेडेड रीजन और ये नीचे वाला भी है। तब आप देख सकते हैं कि ये जो छोटी रेक्टेंगल के एरिया है ये एरिया अंडर द कर्व से छोटा है, और जो बड़ी रेक्टेंगल के एरिया वो एरिया अंडर द कर्व से बड़ा है। इसलिए अगर आपका स्मॉल एम और कैपिटल एम दो नंबर्स है जो फंक्शन के लोअर और अपर बाउंड्स हैं, तो उनकी मदद से आप इस फंक्शन के इंटीग्रल के बाउंड्स फाइंड कर सकते हैं। इस एफ का जो इंटीग्रल होगा उसकी लोअर बाउंड क्या होगी, वो उस रेक्टेंगल के एरिया होगा जो उसकी मिनिमम वैल्यू से बनती है फंक्शन की, यानी स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए, और उसकी अपर बाउंड होगी जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू से रेक्टेंगल बनती है, उसका जो एरिया होगा वो एरिया अंडर द कर्व की अपर बाउंड बनेगा। ठीक है, इस तरह से अगर फंक्शन की आपको बाउंड्स दी हुई हो, आप उसके इंटीग्रल की बाउंड्स फाइंड कर सकते। बाउंड्स का मतलब एक लोअर बाउंड और एक उसके अपर बाउंड। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स हैं, ये अब आप खुद कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से ये काम हो गया है। और ये जो इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, ये अब आप लोगों ने, क्योंकि मैंने तो आपको लेक्चर दिया हुआ है, ये मैंने उस पिछले की रिवीजन करवाई है। आप लोगों को लेक्चर अपलोड करने का फायदा नहीं हुआ, आप लोग मेरा काम आपने डबल किया, लेक्चर भी नहीं पढ़े और लेक्चर तैयार भी नहीं किया। अब ये जो फिर डेफिनेट इंटीग्रल वाला है ये आप खुद करो, ये मैं अब आपको कैसे करूँ, इसका लेक्चर सुनो, बहरहाल इसका हम कल दोबारा से रिव्यू लेक्चर कर लेंगे डेफिनेट इंटीग्रल वाला, लेकिन मैंने आपको अगला अगला लेक्चर मेरे पास है ही नहीं। चले खैर कोई बात नहीं। तो अब मैंने कल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का कल रिव्यू होगा, आप इसे अच्छी तरह से सुन के प्रिपेयर करके आए। ठीक है, बस मेरा आगे क्लास शुरू हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात पूछना हो आप लोगों को?